स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सीटेट 2023 यानी 20 अगस्त को हुए इस पेपर का मैथ सेक्शन। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है और उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है और 2 सिक्के हैं 1-1 रुपये के और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, वो हैं 5 सिक्के। तो 5 रुपये तो उसके पास पहले से हैं और 1-1 रुपये के 2 सिक्के हैं, मतलब 2 रुपये हो गए और 50 पैसे के 5 सिक्के हैं यानी 2 रुपये 50 पैसे हो गए। तो इनको सबको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। या हम क्या कह सकते हैं, तो इसमें कितने पैसे उसके कितने धनराशि की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 पैसे या 0.50 रुपये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, रुबीना ने कार 16:50 बजे अपनी कार से यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 पर समाप्त की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 21:15 में से माइनस करने वाले हैं यहाँ पर 16:50 को यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो यहाँ से एक हासिल लेंगे तो यहाँ पर 75 मिनट हो जाएगा। 60 आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 75 में से 50 को माइनस करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 25। यहाँ पर 21 था, 21 में से एक कैरी चला गया तो बचे थे 20 में से 16 निकल गए तो बच गया 4, यानी हो गया 4:25। तो 4:25 ऑप्शन हमारा है सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा दुगुनी की गई, इसका मतलब 2 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पर भुजा कुछ भी होती है लेकिन क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह को चयन करना है। तो सबसे पहले देखिए कि जो भिन्न दिए हुए हैं इनके क्या बराबर है, अंश बराबर हैं। तो अंश अगर भिन्न के बराबर हो तो हम कैसे कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं जो नंबर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो है हमारा 2, यानी सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, 2। और इसको लिखना किस क्रम में है, लिखना है बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे लास्ट में कौन सा होगा, 1/2 होगा। तो 1/2 इसमें है, 1/2 इसमें भी है। और 2 से पहले कौन आएगा, 1/3, और उससे पहले कौन आएगा, 1/4, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्योंकि 1/4 सबसे छोटा होगा, उससे छोटा होगा 1/3, उसके बाद में आएगा 1/2। तो 1/2 सबसे बड़ा और 1/3 सबसे उससे बाद और 1/4 उसके बाद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम, यानी इसको हम ग्राम में चेंज कर लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 480 ग्राम हो जाएगा। और ये 2500 ग्राम किसमें से लिया हुआ, ये तो 2500 ग्राम है ही। और उसके बाद 3.5 kg, यानी ये हो जाएगा आपका 3500, ये हो जाएगा। और ये भी हो जाएगा हमारा 4800। अब इनको सबको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 5 10 और ये 8 हो जाएगा। और ये 2 जीरो हमारे ऐसे ही रहेंगे। और यहाँ पर हो जाएगा 4 2 6 और 6 और यहाँ पर हो जाएगा 3 9 और एक इधर से आया था हासिल, तो यहाँ पर हो गया हमारा 10, यानी हो जाएगा 10,800। 10,800 को कह रहा है कि बराबर बराबर 3 दर्जन, 3 दर्जन का मतलब होगा 3 गुणे 12, 3 गुणे 12। तो 3 गुणे 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा।
और 36 से यानी 36 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 100,10800 को हम 36 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, और 2 जीरो यहाँ पर लगे हुए हैं 300, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि विषम संख्या पदों को योगफल क्या होगा। तो विषम संख्या का मतलब हो गया कि यहाँ पर 3 पद अगर हम ले लें, यहाँ पर हम कितने पद ले लें, 3 विषम संख्या होती, 3 पद ले लें तो देख लें यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 में से 5 कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, बचेगा कौन, +5। ऐसे ही अगर हम 5 पद ले लेते हैं तो इसमें भी क्या होगा, ये 5 कैंसिल, ये भी हो जाएंगे, ये वाला 5 बच जाएगा। यानी कोई भी विषम पद लेंगे तो हमको उसमें योगफल जो होगा वो क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर इसको लिखना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम इसका पहचानना है। तो आरोही क्रम पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, यानी सबसे बड़ा नंबर पहले होगा। सबसे बड़ा नंबर कौन है यहाँ पर, तो सबसे बड़ा नंबर हम देखेंगे यहाँ पर हमको 10.5 दिख रहा है। किन से कौन से ऑप्शन में, इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे लास्ट में सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, तो वो सब में दिख रहा है 1.5, 1.5, 1.5, 1.55। अब उसके बाद में हम सेकंड नंबर को मैच करेंगे, तो सेकंड नंबर किस में क्या होना चाहिए, सेकंड नंबर 10.5 के बाद कौन सा बड़ा है, 1.50। तो 1.50 इसमें भी है और 1.50 इसमें भी है। तो इन 2 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही होगा और बाकी ये 2 ऑप्शन हमारे बिल्कुल क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा इसमें भी 1.50 है, इसमें भी 1.50 है, और उसके बाद बचा कौन सा हमारा, ये वाला नंबर, इसको चेक करेंगे। ये है 1.05 और ये लिखा हुआ है 1.055। इसका मतलब इसके बाद यही आएगा, क्योंकि ये समझ लो आप 50 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ 55, यानी 55 वाला पहले आएगा, उसके बाद का नंबर यही। तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर लिखा हुआ है 100 लाख। 100 लाख का मतलब हो गया सीधा सा 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 एक पूर्ण संख्या, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाए। तो मान लीजिए यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, 100 में कोई नंबर हम जोड़ देते हैं। 100 में मान लेते हैं हम यहाँ पर x जोड़ देते हैं, और फिर उसने कह दिया कि 100 में क्या करो, उसी संख्या को घटा दो। तो घटा दिया हमने x, और दोनों को आपस में क्या कर दो, प्लस कर दो। तो दोनों को अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पर x तो कैंसिल हो जाएगा, 100 और 100 जुड़ के कितना हो जाएगा, 200। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 200, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 36, 30, ये इसके कौन से गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड वे नहीं होंगे जिससे ये डिवाइड नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि जिससे डिवाइड नहीं होगा 9। तो 9 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या है कि नंबर इनका जोड़ क्या होना चाहिए, इनका सबका जोड़ होना चाहिए 9 या 9 से डिवाइड होने वाला। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 3 9 और 9 और 3 12। तो इनका जोड़ आ रहा है 12। 12 हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब यही जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सारे नंबरों से ये डिवाइड हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कह रहा है यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वह आयत बन जाता है। यानी अगर समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर होंगे तो कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। अगर किसी चतुर्भुज के 90 डिग्री कोण है तो इसका मतलब वो आयत हो जाएगा, यानी ये बात हमारी सही है। एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वो वर्ग बन जाता है, ये भी सही है। सभी कोण बराबर होंगे तो 90 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि 360 डिग्री होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। तो 90 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्ग बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हों तो एक आयत बन जाती है। तो पतंग के अगर सम्मुख कोण बराबर हो तो आयत नहीं बन सकती, क्योंकि बराबर होने की कंडीशन यहाँ पर 90 थोड़ी कुछ भी बराबर हो सकता है। यही ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है, और यही गलत है, तो यही हमारा ऑप्शन सही माना जाएगा। यानी यहाँ पर 41 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो माना जाएगा हमारा 3 नंबर।
उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर एक पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न में हमको पता करना है बीच में कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले नंबर में हम देखते हैं 1 और 6। 1 और 6 के बीच में अंतर कितना मिल रहा है? अंतर मिल रहा है 5 का। उसके बाद हमने देखा कि 6 और 15 के बीच में अंतर मिल रहा है 9, यानी जो अंतर है वो बढ़ रहा है कितना? 4 का। 4 प्लस हो रहा है, अंतर में क्या हो रहा है? 4 प्लस हो रहा है। तो 9 के बाद कितना हो जाएगा? 9 के बाद कौन सी नंबर आएगा? 9 और 4 कितना आएगा? 13। यानी अगर हम 15 में 13 जोड़ दें तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो 15 में 13 अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 28 आ जाएगा 28, यानी 28, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे अधिक वाले रक्त समूह हैं O, और O में कितने हैं? 12 लोग हैं। और उसके बाद सबसे कम किस में है? सबसे कम है AB। AB में है 3। तो इनका हमको क्या निकालना है? रेशियो। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 4 और नीचे आ जाएगा 1, यानी 4:1। तो 4:1 हमारा किस ऑप्शन में है? तो उसको देखते हैं यहाँ पर, सेकेंड ऑप्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि किससे समूह में त्रिआयामी आकृतियाँ। तो त्रिआयामी आकृति कौन सी है? घन त्रियामी है, घनाभ भी त्रियामी है, गोला भी है और वृत्त बेलन भी है। ये सारे क्या हैं? त्रिआयामी है। तो ये सारे त्रिआयामी है। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है अमिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार से आयतों में व्यवस्थित कर रही है। इन वर्गों को अलग अलग प्रकार से कितने आयत बना सकती है? तो यहाँ पर जो भी 36 के क्या होंगे? गुणज होंगे, वही क्या होंगे? इसके आंसर हो जाएंगे। तो 36 के गुणनखंड अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो सकता है? सबसे पहला हो जाएगा 1 × 36 हो सकता है, यानी 1 और 36। दूसरा क्या हो सकता है? 2 × 18 हो सकता है। और उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद यहाँ पर हो सकता है 4 × 9 हो सकता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद यहाँ पर हो सकता है 12 और 3, यानी 3 × 12 हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? 6 × 6 भी हो सकता है। तो इसके अलावा फिर से करेंगे तो यहाँ पर रिपीट होगा। इसका मतलब 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? आकलन के बारे में कौन से, अब यहाँ पर ये आ गया है आपका पेडागोजी। तो चलिए पेडागोजी भी देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित आकलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं कथन को हमको यहाँ पर पहचानना है। यहाँ पर लिखा हुआ है मानक संदर्भित आकलन में हमें बताता है कि विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा या खड़ी है। दूसरा है यहाँ पर मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण में उपयोगी है। तो यहाँ पर जो दोनों ऑप्शन हैं, ऑप्शन 2 और 3, ये दोनों सेम ऑप्शन लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये क्या है आपका? इसके दोनों आंसर हो सकते हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा। यहाँ पर 1-2 विकल्प दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन के सबको नंबर मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 47 क्या कह रहा है। यहाँ पर 47 क्वेश्चन कह रहा है अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, ये सब क्या हैं? ये अवधारणाएं महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर हैं। यानी बच्चे पहले क्या समझते हैं? पहले यही समझते हैं प्री प्राइमरी लिखा हुआ है प्री नंबर। ये जब बच्चे होते हैं सबसे पहले लंबा, छोटा, दूसरी ओर ये क्या है? ये है महत्वपूर्ण पूर्व संख्याएं या पूर्व अवधारणाएं। तो यही वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है गणितीय अधिगम सामग्री
तो गणितीय अधिगम सामग्री कौन सी सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की क्या करती है, मदद करती है। दूसरा है स्वतः अधिगम में विद्यार्थी की मदद करती है। ये तो सही है, सूत्र प्रदर्शन में कोई मदद नहीं करेगी, कोई सामग्री है उससे हम सूत्र थोड़ी दिखाएंगे। फिर क्या है, स्वतः अधिगम विद्यार्थी की मदद करती है, तो उसके अधिगम में मदद कर सकती है। फिर लिखा है निर्देश, यहाँ पर निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, तो निर्देश की कोई बात नहीं है यहाँ पर। डी क्या कह रहा है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद मिलती है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। 2 बी और डी ऑप्शन है, यानी सेकंड हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। 49 क्वेश्चन में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं पहचानना है, तो सही नहीं क्वेश्चन हमको यहाँ पर पता करना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा सही नहीं है। तो विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना, तो त्रुटियों को अनदेखा तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनके प्रेरणाहीन कर देगा। क्या कर देगा, उनको प्रेरणाहीन कर देगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेरणाहीन कर देगा, इशारा करना प्रेरणाहीन कर देगा, यानी ये क्वेश्चन ये सही है, तो जो सही है वही गलत है। यहाँ पर बता रहा प्रेरणाहीन करेगा, तो इसका मतलब यही वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर गणित की त्रुटियों को कक्षाओं में त्रुटियाँ शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती हैं। विद्यार्थियों की त्रुटियाँ उनके सोचने की प्रक्रिया या चिंतन के बारे में जानकारी देती हैं। ये भी सही है कि बच्चे कैसे गलतियाँ कर रहे हैं, उसकी क्या कमियाँ हैं, वो पता चलती हैं त्रुटियों से। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि प्रेरणाहीन है, इसी यही वाला ऑप्शन सही होगा। गणित की त्रुटियाँ अधिगम का हिस्सा होती हैं, तो ये भी सही है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं और पहला वाला ऑप्शन गलत है, इसका मतलब यही वाला यहाँ पर सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियाँ गणित में विशेषता के योग्य न मान करके उनकी काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रकार की रूढ़िवादी विचारधारा है। तो यही जो रूढ़िवादी विचारधारा होगी उसी को हम यहाँ पर ऑप्शन मानेंगे। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है, कौन सा, सेकंड ऑप्शन। समाज की लिंग संबंधी अवधारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के क्या हैं, समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियों का उपयोग करते हैं, इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणा समझ होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये केवल पूर्व धारणा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ये क्या कह रहा है। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका का निर्वाह करती है, तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या हो सकता है। अनुशासन बनाए रखना, ये भी निगेटिव बात हो गई। बच्चों का मनोरंजन नहीं होगा यहाँ पर, और बच्चों को व्यस्त करना ये भी नहीं होगा। बच्चों के विचारों का क्या होगा, बहिर्वेशन होगा, यानी यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 52, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, कह रहा है कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में अन्य विषयों वे पढ़ते हैं उससे अधिक कठिन समझते हैं। तो बच्चे उसको अधिक कठिन क्यों समझते हैं। गणित की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन सी पहलू से उनको भय लगता है या भय को उनके बढ़ाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो गणित में है वो प्राथमिक अवधारणाएं क्या होती हैं, अमूर्त प्रकृति की होती हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है गणित में किसी समस्या को समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यवस्था व्यापकता है। तो ये तो एक ऑप्शन हो सकते हैं, उसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। फिर है क्या, गणित विस्तृत ज्ञान भंडार है, ये भी सही है। तो गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर हो सकते हैं, तो ये भी बच्चे के लिए क्या होगा, पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर निगेटिव पूछ रहा है, यानी उनको भय क्यों लगता है, तो भय का कारण क्या होगा, वही होगा जो निगेटिव होगा। तो निगेटिव यहाँ पर क्या है, अमूर्त प्रकृति, गणित की प्रकृति क्या है, अमूर्त है। तो यही यहाँ पर ऑप्शन इसका राइट होगा।
52 होगा। 53 क्या कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किससे गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। तो किसने काम किया है, तो ये हैं हमारे आर्यभट्ट, इन्हीं के नाम से आर्यभट्ट द्वितीय बनाया गया है। ये आर्यभट्ट इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सब्जी बेचने वाला 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है। सोनू 350 किलोग्राम पालक लिया और जिसने सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपये, 6 + 6 + 6 18 और 3 क्या 21 किए। तो सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग किए गए इस गणितीय कौशल निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है। तो ये क्या है, व्यवहारिक कौशल है। तो इसमें हम देखेंगे जो भी व्यवहारिक उदाहरण होगा वही हमारा इसका सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन है यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है, ये गलत है। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, तो लाभदायक हो सकता है। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीके विकसित करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इससे बच्चों का दिमाग बढ़ सकता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ऑप्शन ए सी, ऑप्शन फर्स्ट सही है, यानी केवल सी विकल्प सही है, यानी ऑप्शन पहला इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 55 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो बच्चे ज्ञान के निर्माता होते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन का सही होगा। शिक्षिका ने श्यामपट पर अधूरे पहाड़े लिखे और बच्चे पहाड़ों को श्यामपट पर लिखकर पूरा कर रहे हैं। ये तो एक रटंत विद्या वाला उदाहरण हो जाएगा। बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं, ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियाँ दी गई और वे उनका प्रयोग करके गुणन पैटर्न की खोज करें। तो बच्चे जिसमें ज़्यादा सक्रिय हैं वही ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, वो क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त हैं। तो सबसे उपयुक्त कथन कौन से हैं पहचानते हैं। यहाँ पर यह बच्चे के सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है, यह बच्चे की कल्पना को क्या करता है, पोषित करता है, यह निगमनात्मक तर्क पर आधारित होता है, यह हमेशा, जो हमेशा शब्द लिखा है अभिसारी तो है पर यहाँ पर हमेशा शब्द लिखा है यानी हमेशा अभिसारी होता है, ऐसा नहीं है, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। तो ए बी सी तीनों सही हैं, ए बी सी तीनों सही हैं हमारे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है 57, बच्चों के गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इसमें वह बच्चे को उद्देश्य चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। तो ऐसा उद्देश्य चुनना है जो कि उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन को हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया है, यह भी है सही है। वह कक्षा के गणितीय पहेलियाँ और जादुई वर्ग पहेलियाँ, इससे बच्चे इंटरेस्ट होंगे, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, वह हमेशा, इसको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत मतलब लास्ट की जो परीक्षा होती है वर्ष के अंत में, उस परीक्षा में अंक प्राप्त करती है, उसकी क्या करती है, प्रशंसा करती है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंकों को महत्व दिया जा रहा है और जब ये उसके बच्चों के विकास में ज़्यादा संभव प्रयास नहीं है। यहाँ पर क्या है, वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदानों के वीडियो दिखाती है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, केवल हमारा यही नेगेटिव था, तो यही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 58 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न
विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं कैसी होंगी? मजबूत होंगी। मजबूत होंगी। कम तो हो ही नहीं सकती, हतोत्साहित भी नहीं हो सकती हैं, सरल भी नहीं हो सकती, क्या होंगी? मजबूत होंगी। तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। 59 ऑप्शन क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को 2/3 और 4/6 के बीच तुलना की कल्पना करने में मदद करने में सबसे उपयुक्त तरीका है? तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। कैलकुलेटर का उपयोग, ये तो गलत बात है। भिन्न डिस्क का उपयोग, डिस्क यहाँ पर आ गई, ये क्या है? एक सहायक सामग्री है, तो इसका यूज करना हमारे क्या होगा? लाभदायक होगा, यानी यही हमारा आंसर हो सकता है। उसके अलावा कौन सा है? विभाजन भाग विधि का उपयोग, तो ये सब अलग चीज़ें हैं। लघुत्तम समापवर्त विधि का उपयोग, ये सब नहीं, जबकि ये क्या है? एक प्रयोग है। तो ये जो है ऑप्शन सबसे सटीक है। 60 क्वेश्चन नंबर 60। तो 60 क्या कह रहा है? संख्या बोध विकसित करने के उपकरणा सबिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी को उपकरणा के कौशल को प्रदर्शन करता है? उपकरणा का कौशल का मतलब हो गया सटीक जवाब, तुरंत किसी चीज़ का जवाब देना। तो उसको देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है विद्यार्थी 5 की पहचान 4 के परावर्ती के रूप में करता है, यानी 4 का परावर्ती 5 होता है। दूसरा है 4 की पहचान 5 में से 1 निकालने पर करता है, और विद्यार्थी 6 की पहचान 5 में 1 जोड़ने के रूप में करता है। और चौथा ऑप्शन क्या है यहाँ पर? चौथा ऑप्शन है विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं यानी डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह संख्या जो आने वाली है वो क्या है? 4 होगी। तो ये इसका सटीक आंसर है। यह एक क्या है? क्रियाकलाप है, तो इसी को हम पॉजिटिव मानेंगे। ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।